गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और ये क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या क्या हैं, क्षेत्र क्या क्या हैं। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट सबसे पहले इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कराने से पहले मैं आपको इन सेक्टर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी हैव 3 सेक्टर्स: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। और तीनों सेक्टर का एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है, और इकोनॉमी के अंदर तीनों सेक्टर उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कि जितना कि प्राइमरी सेक्टर, जितना कि सेकेंडरी सेक्टर और जितना कि टर्सरी सेक्टर, कि तीनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी को डेवलप बनाने में। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ठीक है, डेफिनेशन लिखी हुई है। ये तीनों डेफिनेशंस आप याद कर लें, हो सकता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, या शॉर्ट नोट में आ सकता है। तो देखेंगे आप प्राइमरी फैक्टर में क्या लिखा हुआ है कि द प्राइमरी फैक्टर ऑफ द इकोनॉमी एक्चुअली रिमूव और हार्वेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल और फूड्स। की बेसिकली प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं। ये डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर जो होता है हार्वेस्टिंग पर डिपेंड करता है, कि जो चीज़ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से या हार्वेस्ट करते हैं एग्रीकल्चर के फॉर्म के रूप में या फूड के रूप में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर कि इन अदर वर्ड्स दे प्रोवाइड द रॉ मटेरियल विच विल बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कि ये जो रॉ मटेरियल निकाला जाता है प्राइमरी फैक्टर में, ठीक है, ये बेसिकली एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है जब हम कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं वीट की, कि वीट का प्रोडक्शन हमने खेत में किया, ठीक है, वीट को हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद हम उसको फैक्ट्रीज में भेजते हैं ताकि उससे ब्रेड बनाई जा सके, बिस्किट्स बनाई जा सके, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्शन। ये जो मैंने काम बताया आपको, ये सेकेंडरी सेक्टर के काम होते हैं, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पर कि रॉ मटेरियल विच विल बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस थिंग्स लाइक। अब देखिए कौन कौन सी चीजें प्राइमरी फैक्टर के अंतर्गत आ सकती हैं। तो थिंग्स लाइक यहाँ पर है माइनिंग, फार्मिंग, हंटिंग एंड फॉरेस्ट्री, ऑल आर पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। की माइनिंग है, जो हम खुदाई करते हैं, नीचे से माइंस करते हैं, ठीक है। माइनिंग के साथ साथ यदि आप देखें तो फार्मिंग है, हंटिंग है, फॉरेस्ट्री, ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, ठीक। तो ये प्राइमरी सेक्टर बेसिकली एग्रीकल्चरल वर्क पर डिपेंड करता है। नाउ द सेकंड नंबर पर आप देखेंगे जहां पर आपको मेंशन किया गया है सेकेंडरी सेक्शन। अब हम आते हैं सेकेंडरी सेक्शन की तरफ। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, ये द्वितीय क्षेत्र क्या होता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में लिखा है द सेकेंडरी सेक्टर टेक्स रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड मैन्युफैक्चर देम इनटू गुड्स। कि सेकेंडरी सेक्टर में जो चीज़ें आती हैं गुड्स बनाने के लिए, वो प्राइमरी सेक्टर से आती हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको वीट का एग्जांपल दिया, ऐसे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप शुगर केन ले लीजिए। अब शुगर केन को खेत में उगाया तो किया है, लेकिन शुगर केन से यदि मुझे शक्कर बनाना है तो मुझे शुगर केन को फैक्ट्री में डालना पड़ेगा। तो शक्कर बनाने के लिए शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द सेकेंडरी सेक्टर इज द सेकेंड स्टेप ऑन द पाथ फ्रॉम द अर्थ टू द कंज्यूमर। कि ये एक सेकेंडरी सेक्टर को एक सेकेंड स्टेप बोला है कि कंज्यूमर तक चीजें पहुंचने के लिए, ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है टर्सरी सेक्टर, जिसको तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये सर्विस सेक्टर भी कहलाता है, सेवा क्षेत्र भी कहलाता है। तो देखिए ये इंटरडिपेंडेंट कैसे है। अब मान के चलिए भैया शक्कर का प्रोडक्शन हो गया फैक्ट्री के अंदर, लेकिन अब वो शक्कर कंज्यूमर तक पहुंचेगा कैसे? इसके लिए हमको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ड्राइवर्स करेंगे, फिर माल उठाने के लिए वर्कर्स चाहिए। तो ये सारे के सारे आते हैं टर्सरी सेक्टर में। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process। कि ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से अलग है, कि प्राइमरी सेक्टर की तरह गुड्स को बनाता नहीं है, गुड्स को जो भी चीज़ें हैं रॉ मटेरियल बनाता नहीं है, ना तो प्रोडक्शन करता है। लेकिन ये जो है टर्सरी सेक्टर, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करता है। आगे देखेंगे जहां पर लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्ट बाय ट्रक और ट्रेन एंड देन सोल्ड इन होल सेल एंड रिटेल शॉप।
कि होलसेल और रिटेल शॉप में बेचने से पहले इसको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर में डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स आते हैं, लाइक आप टीचर्स ले लीजिए, आप डॉक्टर्स ले लीजिए, ठीक है, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, ये सारे के सारे सर्विस सेक्टर में आते हैं। ये चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये चीज़ों को मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज़ों को कंज्यूम करने का काम करते हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये तीनों सेक्टर्स मैंने आपको बता दिए एक इंट्रोडक्शन के तौर पर, ठीक है। अब मैं इसके बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। देखेंगे यदि आप अपनी बुक पे देखें तो 24 क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं इसके, ठीक है। इतने तो पूरे पेपर में आते हैं, लेकिन हम बेसिक कुछ क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कशन करेंगे, जिससे ये पूरा होल चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, जहां पर लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन द ब्रैकेट, ठीक है। अब मैं यहां पर ब्रैकेट में वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ हूं। हाईलाइट का मतलब ये है कि आंसर इसका वही है जो मैंने हाईलाइट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, जहां पर लिखा है एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर, ठीक है। ब्रैकेट में आएगा हैज नॉट, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा हैज नॉट इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन, ठीक है, हैज नॉट। सेकेंड नंबर पर है वर्कर्स इन द टर्सरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड, कि टर्सरी सेक्टर के वर्कर्स गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ द थर्ड नंबर पर है मोस्ट ऑफ द वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ये दो सेक्टर्स होते हैं। ऑर्गेनाइज में आपको परमानेंट जॉब मिलेगी, एक सैलरी मिलेगी, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड में कुछ देर के लिए आपको काम मिलेगा, कुछ दिन के लिए आपको काम मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर वेजेस मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ लिखा है कि मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी, कि इनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर इनको सैलरीज मिलती हैं, कोई इनको जॉब से ऐसे ही नहीं निकाल सकता। फोर्थ नंबर पर है आ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लेबर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि इंडिया के अंदर लार्ज नंबर पर जो लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर वर्क करते हैं। फिफ्थ नंबर पर है कॉटन। देखिए, अब मैंने फिफ्थ नंबर पर मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं किया है हाईलाइट? क्योंकि इसके दोनों ही आंसर हैं। फर्स्ट नंबर पर आएगा नेचुरल और सेकंड नंबर पर आएगा मैन्युफैक्चर्ड। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट का मतलब प्राइमरी सेक्टर की जो चीज़ें हैं वो नेचुरल चीज़ें ही होती हैं जो नेचर के द्वारा हमको मिलती हैं, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट एंड क्लॉथ इज अ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। लेकिन कॉटन से जो क्लॉथ बनाए जाते हैं ये मैन्युफैक्चरड प्रोडक्ट्स में आते हैं। यानी कॉटन को ग्रो करना ये प्राइमरी सेक्टर का काम है, लेकिन कॉटन से क्लॉथ बनाना ये सेकेंडरी सेक्टर का वर्क है, ठीक है। 6 नंबर पर है द एक्टिविटी इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर आर। अब ये इंडिपेंडेंट है इंटरडिपेंडेंट है, इसको समझिए आप कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर कब अच्छे से वर्क करेंगे, जब तीनों इंटरडिपेंडेंट होंगे। कैसे इंटरडिपेंडेंट? कि यदि प्राइमरी सेक्टर से मैंने कॉटन ग्रो किया, ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा मैंने शर्ट को मैन्युफैक्चर किया, लेकिन टर्सरी जो सेवा क्षेत्र है, ठीक है, उन्होंने माल पहुंचाया नहीं, कंज्यूमर के पास तक माल पहुंचा नहीं, तब फिर क्या होगा, प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंट, इसीलिए इसको इंटरडिपेंडेंट कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, जहां पर लिखा है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो यहां पर भी मैंने आंसर को हाईलाइट किया हुआ है, देख लेंगे आप कि लिखा है फर्स्ट नंबर द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को समझने की कोशिश करें। इकोनॉमी में काफ़ी बार सुना होगा आपने पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मीन्स होता है जो गवर्नमेंट जिस कंपनी को ऑर्गेनाइज करती है, जिस भी सेक्टर को ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए जो भी ये सेक्टर्स होते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, ये पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। कि गवर्नमेंट का काम लोगों के वेलफेयर का है, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं? जैसे जियो, रिलायंस की जियो कंपनी, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, ठीक है, कि प्राइवेट ऑनरशिप होती है इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं होते। तो जैसे इसका आ जाएगा ऑनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस, की ऑनरशिप के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा सेक्टर पब्लिक सेक्टर है और कौन सा सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर का वर्क है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बी नंबर पे देखेंगे, जहां पर लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी। देखिए, नेचुरल प्रोसेस जहां पर नाम आ जाए, तो नेचुरल प्रोसेस नाम आने के साथ ही वहां पर जो सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड हो जाएगा, तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए,
इसके बाद सी नंबर पर है जीडी, मैंने यहीं पर नीचे ही मेंशन किया हुआ है कि जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ, अब देखिए जीडीपी जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, कि ठीक है ये किस चीज पर आता है, किस चीज पर वर्क करता है। देखिए लिखा कि जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ, तो देखेंगे हाईलाइटेड एरिया, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कि जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज है एक साल के अंदर, ठीक है, जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर काउंट किए गए हैं, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वही जीडीपी के अंदर काउंट की जाती है। तो यहां पर आ जाएगा जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, की पर्टिकुलर ईयर के अंतर्गत ये देश के अंदर प्रोड्यूस होने वाले चीजें हैं। नाउ द नेक्स्ट देखेंगे आप डी नंबर का ऑप्शन, डी नंबर का क्वेश्चन जहां पर लिखा है कि इन टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर इन 2013-14 इज बिटवीन, कि 2013-14 में टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर का कितना परसेंटेज रहा है, तो इसका आंसर है 60 to 70% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। रादर देन यदि हम आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करें तो सबसे पहले यदि आप देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान जीडीपी में सबसे ज़्यादा रहता था, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, लोग बढ़ते गए, पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, तो सर्विस सेक्टर का परसेंटेज बढ़ता गया जीडीपी के अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखेंगे मैच द कॉलम है, तो मैंने मैच द कॉलम का आंसर यहां पर मेंशन किया हुआ है, आप सीधे सीधे आंसर देख लें इसके, कि सबसे पहले यहां लिखा है कि प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मिंग सेक्टर, कि फार्मिंग सेक्टर में काम करने वाले लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और दूसरा है सम पॉसिबल मेजर्स, की इसके क्या पॉसिबल मेजर्स हो सकते हैं। तो पहला है अनइरिगेटेड लैंड, तो अनइरिगेटेड लैंड यदि है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कैनल्स बनवाने का काम करती है, नहर बनवाने का काम करती है। सेकेंड नंबर पर है लो प्राइस फॉर क्रॉप्स, यदि क्रॉप्स के लो प्राइसेस मिल रहे हैं तो क्या होगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन बाय गवर्नमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना, लेना, ठीक है, वसूली करना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन चीज़ों को खरीद लेती है, जहां पर गवर्नमेंट एमएसपी लागू करती है, जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, कि किसानों को उनकी फसल का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है ताकि उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। नाउ द थर्ड नंबर पर है डेब्ट बर्जन, डेब्ट का मतलब होता है कर्ज, इसमें है बैंक प्रोवाइड क्रेडिट विद लो इंटरेस्ट, कि ऐसे में क्या करती है, किसानों को बैंक लोन प्रोवाइड करती है और वो भी लो इंटरेस्ट पर क्रेडिट देती है, लो इंटरेस्ट पर पैसे देती है, ताकि किसान अपना प्रोडक्शन का काम बहुत अच्छे से कर सकें। फोर्थ नंबर पर है नो जॉब इन ऑफ सीजन, इन द ऑफ सीजन, ऑफ सीजन का मतलब किसानों के लिए है ये कि किसान एक पर्टिकुलर टाइम, जो एग्रीकल्चरल पीरियड जो होता है वहां तक तो काम मिल जाता है उनको, लेकिन ऑफ सीजन पर क्या होता है, तो इसके लिए सॉल्यूशन है सेटिंग एग्रो बेस्ड मिल, तो एग्रो बेस्ड यानी एग्रीकल्चर से बेस्ड मिल्स यदि आप बना दिए जाएं तो इनको ऑफ सीजन में भी वर्क मिल जाएगा। फिफ्थ नंबर पर है कंपेल टू सेल देयर ग्रेन टू द लोकल ट्रेडर्स सून आफ्टर हार्वेस्ट, कि आप देखेंगे कभी कभी आपने पहले से पढ़ा होगा कि जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं वो किसानों को कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं कि भैया आप अपनी फसल हमको बेचिए, वो सस्ते दामों पर खरीदते हैं और महंगे दामों पर फिर मार्केट में सेल करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बना है बेटा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, कि इन सोसाइटीज पर एमएसपी पर जाकर वो अनाज बेचें जिससे उनको नुकसान ना हो, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन है, जहां पर लिखा है कि फाइंड द ऑड वन बट ऑड वन आउट एंड से व्हाई, कि यहां पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से जो ऑड है उनको आपको अलग करना है और बताना है कि क्यों ये ऑड वन है। तो पहला है यहाँ पर टूरिस्ट गाइड, धोबी, टेलर एंड पॉटर। तो आप देखिए यहाँ पर कि टूरिस्ट गाइड जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूट किया जाता है, लेकिन धोबी, टेलर एंड पॉटर जो हैं ये खुद इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, बस यही है इसमें। सेकेंड नंबर पर है टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर एंड लॉयर। तो वेजिटेबल वेंडर है ना सब्जी बेचने वाला, तो ये भी इंडिपेंडेंट है, खुद का सब्जी का ठेला लगाता है, लेकिन टीचर, डॉक्टर एंड लॉयर्स ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय किए जाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि द वेजिटेबल वेंडर इज ऑड वन बट बिकॉज ही वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर, कि वेजिटेबल वेंडर प्राइमरी सेक्टर के लिए वर्क करता है, सॉरी हाँ मैंने ये बोला कि ये प्राइमरी सेक्टर के लिए वर्क करता है, वाइल जॉब ऑफ टीचर, लॉयर एंड डॉक्टर कम अंडर द टर्सरी सेक्टर। तो यहाँ पर सेक्टर के बेसिस पर इनको अलग किया गया है कि वेजिटेबल वेंडर प्राइमरी सेक्टर के लिए वर्क करता है, वहीं पर टीचर, लॉयर एंड डॉक्टर जो है ये टर्सरी यानी सर्विस सेक्टर के लिए वर्क करता है। थर्ड नंबर पर आप देखिए जहां पर है पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। अब यहां पर आप समझिए कि पोस्टमैन का मतलब जो डाकिया होता है, कॉबलर का मतलब मोची जो जूते बनाने का काम करता है, जूते पॉलिश करने का काम करता है, सोल्जर सैनिक एंड पुलिस कांस्टेबल। तो यहां पर आपको ऐसे ही समझ में जाएगा कि कॉबलर सबसे ऑड है। अब क्यों देखिए कि कॉबलर इज ऑड वन बट बिकॉज ही वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर वाइल द पोस्टमैन,
सोल्जर एंड पुलिस कांस्टेबल वर्क फॉर द पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट के द्वारा ये रिक्रूट किए जाते हैं, ठीक है, जबकि कॉबलर जो वो प्राइवेट सेक्टर पर वर्क करता है। चौथा नंबर पर है MTNL, इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो। तो यहाँ पर थोड़ा सुनने में लग रहा होगा कि MTNL, इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया, तो आंसर इसका आएगा जेट एयरवेज, क्योंकि जेट एयरवेज प्राइवेट सेक्टर का विमान है। बाकी सारी फार्मिंग यहाँ पर दिख रही है, सारी फर्म दिख रही है, ये सब गवर्नमेंट सेक्टर की हैं। तो देखेंगे लिखा कि जेट एयरवेज इज द ऑड वन आउट बिकॉज इट इज ओन्ड बाय द प्राइवेट कंपनी एंड MTNL, इंडियन रेलवे, एयर इंडिया एंड ऑल इंडिया रेडियो आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये लगभग क्वेश्चन नंबर 4 तक जो जितने भी ऑब्जेक्टिव पार्ट्स थे ये मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर 24 तक है, वहां पर मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी यदि मैं उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं उन क्वेश्चन एंड आंसर्स को एक्सप्लेन कर दूंगा जहां पर मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं। मैं क्वेश्चंस आपको बता देता हूं कि मैं किन किन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 24। ये इतने क्वेश्चन हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।